पत्नी ने कहा कि मुझसे न लेना कभी पंगा, और मुझसे न लेना कभी पंगा, न सोचो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी। मुझसे न लेना कभी पंगा, न सोचो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी। और कोई ना होगा बचवैया, कोई ना होगा बचवैया, तुम्हारी दोनों टांगे मैं तोड़ दूंगी। मुझसे ना लेना कभी पंगा, न सोचो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी। और क्या कहा कि पत्नी पे तुमने अगर कविता गाई, पत्नी पे तुमने अगर कविता गाई, बन जाऊंगी सुन लो मैं काली माई। और उत्पाती दानव समझ के, उत्पाती दानव समझ के, वहीं पे आके डंडे से जोड़ दूंगी। कोई ना होगा बचवैया, तुम्हारी दोनों टांगे मैं तोड़ दूंगी। और वो ताक झांक भी अच्छी कर लेते थे, तो पत्नी को पता था, तो उसने क्या कहा कि पहले पुरानी वाली से रिश्ता तोड़ो, पहले पुरानी वाली से रिश्ता तोड़ो, और ताक झांक करना पड़ोसन की छोड़ो। और तकते पड़ोसन को पाया, गर तकते पड़ोसन को पाया, तुम्हारी आंख दोनों मैं फोड़ दूंगी। कोई ना होगा बचवैया, तुम्हारी दोनों टांगे मैं तोड़ दूंगी। और फिर क्या कहा कि मंचों पे मुझ पे जो कविता करोगे, मंचों पे मुझ पे जो कविता करोगे, और फिर क्या दोबारा घर में पाँव ना धरोगे। ये मुर्गे सी गर्दन तुम्हारी, ये मुर्गे सी गर्दन तुम्हारी, पकड़ जब चाहे मरोड़ दूंगी। कोई ना होगा बचवैया, तुम्हारी दोनों टांगे मैं तोड़ दूंगी। और लास्ट में क्या कहा, क्या कहा कि अब उठ के फौरन रसोई में जाओ, अब उठ के फौरन रसोई में जाओ, और चाय और पकौड़े बना करके लाओ। वरना पकड़ कर मैं तुमको, वरना पकड़ कर मैं तुमको के नींबू जैसा ही निचोड़ दूंगी। कोई ना होगा बचवैया, तुम्हारी दोनों टांगे मैं तोड़ दूंगी। इस बंद को फिर एक बार। हाँ नहीं, शुक्ला जी की टांग वैसे हिल रही है। नहीं, मैंने पहले ही बता दिया दादा, मैं पीड़ित हूँ, तब तो लिखता हूँ। कविता जो है, कविता सिर्फ उसी पर निकलती है जिससे आदमी या तो बहुत प्रसन्न हो या सबसे ज्यादा त्रस्त हो। अब हमारी चेचिस देख के खुद अंदाजा लगा लीजिए, हम प्रसन्न है कि त्रस्त है। क्या कि अब उठ के फौरन रसोई में जाओ, और चाय और पकौड़े बना करके लाओ। वरना पकड़ कर मैं तुमको, वरना पकड़ कर मैं तुमको के नींबू जैसा ही निचोड़ दूंगी। कोई ना होगा बचवैया, तुम्हारी दोनों टांगे मैं तोड़ दूंगी। एक डाकू ने एक बच्चे को किया अगवा, मगर किस्मत का हेटा, वो निकला पुलिस कप्तान साहब का बेटा। एक डाकू ने एक बच्चे को किया अगवा, अगवा माने किडनैप। हम अंग्रेजी इसलिए बोल रहे हैं जिससे आप लोग समझें कि हम अंग्रेजी भी जानते हैं। एक डाकू ने एक बच्चे को किया अगवा, एक डाकू ने एक बच्चे को किया अगवा, मगर किस्मत का हेटा, वो निकला पुलिस कप्तान साहब का बेटा। उसे दिया छोड़। तो दूसरे डाकू ने कहा, सरदार आपने नियम तोड़ दिया, इस लड़के को बिना फिरौती लिए क्यों छोड़ दिया? सरदार आपने नियम तोड़ दिया, इस लड़के को बिना फिरौती लिए क्यों छोड़ दिया? तो सरदार जवाब देता है, हे शेर सिंह, एक मल्लाह दूसरे मल्लाह से उतरा ही नहीं लेता है। तो सरदार जवाब देता है, शेर सिंह, एक मल्लाह दूसरे मल्लाह से उतरा ही नहीं लेता है। ये भाई बंदी का जज्बात है। और आपकी तालियां उठें कि यह भाई बंदी का जज्बात है। अरे फिरौती कैसे ले लूं, ये अपने स्टाफ की बात है। अरे कुलदीप भाई को हम दावत देते हैं, कुलदीप भाई आए। और एक बात और हम आपको बता दें, कुलदीप भाई बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं, प्रैक्टिकल पे यकीन करते हैं। टीचर हैं, टीचर की हैसियत से हर काम करते हैं, लड़कों से तर्क करने लगते हैं। एक बार क्लास में पढ़ा रहे थे,
वहाँ एक टॉपिक आ गया। ये बोले देखो बच्चों, जिंदगी में भूख ज़्यादा भयंकर होती है, प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता, इसलिए प्रेम के चक्कर में मत पड़ा करो। भूख ज़्यादा कारगर है, भूख ज़्यादा भयानक होती है। भूख जब लगती है तो प्रेम प्रेम भूल जाते हैं। लड़के बोले नहीं सर साहब, झूठी बातें हैं, प्रेम प्रेम के आगे भूख लगती ही नहीं है। बोले नहीं, प्रेम कोई चीज़ नहीं होती है, भूख ज़्यादा प्रभावी होती है। लड़के बोले सर ऐसे नहीं मानेंगे। ऐसे बोले कि चलो हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये एक पिंजड़ा लाए, पिंजड़े में इन्होंने 8 दिन भूखा एक चूहा रखा। 8 दिन के बाद उस पिंजरे में गेहूं के दाने रखे, एक चुहिया बिठाई, फिर उस भूखे चूहे को पिंजरे के अंदर छोड़ा। चूहा गया, उसने पहले गेहूं के दाने देखे, फिर चुहिया देखी, फिर गेहूं के दाने देखे, फिर चुहिया देखी और गेहूं के दाने खाने लगा। कुलदीप जी बोले देखा लड़को, भूख ज़्यादा प्रभावी है, प्रेम ज़्यादा प्रभावी नहीं है। उसके बाद इन्होंने गेहूं के दाने हटाए, मक्का के दाने रखे, फिर चूहा छोड़ा। चूहा गया, उसने पहले चूहिया देखी, फिर मक्का के दाने देखे, फिर चूहिया देखी, मक्के के दाने देखे, फिर चूहिया देखी, मक्के के दाने देखे और अंत में मक्के के दाने खाने लगा। ये बोले देखा बच्चों, भूख ज़्यादा प्रभावी है। उसके बाद उन्होंने मक्के के दाने वहाँ से हटा दिए, बाजरा के दाने रखे, फिर चूहे को छोड़ा। चूहे ने पहले चूहिया देखी, फिर बाजरा के दाने देखे, फिर चूहिया देखी, फिर बाजरा के दाने देखे, उसके बाद बाजरा के दाने खाने लगा। ये बोला देखा बच्चों, हमने 3-3 प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दिया, हमने आपको 3-3 प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। भूख ज़्यादा प्रभावी होती है, प्रेम इतना प्रभावी नहीं होता। तभी एक लड़का खड़ा हुआ, बोले सर जी बेवकूफ़ मत बनाओ, आपने दाने तो 3-3 बार बदल दिया, एक बार चुहिया भी बदल के दिखाओ। ऐसे हमारे कुलदीप जी आए हैं, बहुत अच्छी कविताएं सुनेंगे। दादा सामने पंकज भाई बैठे हुए हैं जी। एक दिन ये हमारे पास आए, बोले दादा एक बात बताइए, लोग प्रेम विवाह करते हैं, कुछ लोग तो प्रेमिका को लेकर भाग भी जाते हैं, आप ये बताइए कि पत्नी और प्रेमिका में अंतर क्या होता है? मैंने कहा देखो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई खास अंतर नहीं होता है, बस प्रेमिका जो होती है वो बस यात्रा है, जब चाहे चढ़ो और जहां पर मर्जी आए उतर जाओ। और पत्नी जो होती है वो बिना पैराशूट के की जाने वाली हवाई यात्रा है, आप चाह कर भी उतर नहीं सकते। तो मैं पत्नी पर कविता लिखता हूं, आपको बताता हूं कि हमने, दादा ध्यान देना, वरिष्ठ दादा को समर्पित करता हूं कि हमने एक बार एक ज्योतिष महाराज को अपनी कुंडली दिखाई। हमने एक बार एक ज्योतिष महाराज को अपनी कुंडली दिखाई, उन्होंने बहुत सारी बातें हमें एकदम पते की बताई। वो बोले कि हे जातक, ज्योतिष में व्यक्ति को जातक बोलते हैं, बोले हे जातक तेरी किस्मत में शोहरत तो बेशुमार है, तेरी किस्मत में शोहरत तो बेशुमार है, मगर तेरे गृहस्थ जीवन पर एकदम से शनिचर सवार है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हे मिथुन राशि के जातक, कुलदीप नाम से मेरी मिथुन राशि बनती है, बोले हे मिथुन राशि के जातक तू हंसेगा और सबको हंसाएगा, मगर अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से पत्नी के झाड़ू बेलन लाते तक खाएगा। और तेरा ये खराब नसीब, तेरा ये खराब नसीब तुझे कुछ ऐसा फल देगा कि तू ऊंट पे बैठ के बाजार जाएगा तब भी तुझे कुत्ता काट लेगा। मैंने कहा ज्योतिष महाराज इसमें आप नया क्या बताते हैं? अरे घरवाली से मैं क्या, विनोद दादा तक पिट जाते हैं। और वास्तव में मित्रों मेरी पत्नी से आए दिन मेरी नोकझोंक हो जाती है, मगर मैं उसके बिना और वो मेरे बिना रह नहीं पाती है, मैं उसके बिना और वो मेरे बिना रह नहीं पाती है। अच्छा दादा मैं बताता हूँ कि हमारे एक कवि मित्र हैं,
पत्नी पर वो भी कविता लिखते हैं, जी। मगर अपनी पर कभी नहीं लिखते हैं। मैंने उनका कारण पता किया था कि वो अपनी पत्नी पर क्यों नहीं लिखते हैं। जी। शोध किया, शोध करने के बाद 1 सप्ताह के बाद परिणाम भी आ गया। बड़ा छोटा लघु शोध किया, परिणाम आ गया कि पत्नी पर कविता क्यों नहीं लिखते। रिजल्ट ये निकला दादा कि अपनी पत्नी पर उन्होंने कविता लिखी और लिखकर उनकी पहली श्रोता भी पत्नी ही थी। पत्नी को कविता सुना दी। पत्नी भी लिखना जानती थी, पढ़ी लिखी थी। तो पत्नी ने जो कविता सुनाई वो कविता मैं आपके समक्ष रखता हूं कि उन्होंने कविता लिखना क्यों छोड़ दिया। कि उन्होंने, पत्नी ने कहा कि मुझसे न लेना कभी पंगा, ओ मुझसे न लेना कभी पंगा, न सोचो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी। मुझसे न लेना कभी पंगा, न सोचो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी। और कोई ना होगा बचवैया, कोई ना होगा बचवैया, तुम्हारी दोनों टांगे मैं तोड़ दूंगी। मुझसे न लेना कभी पंगा, न सोचो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी। और क्या कहा कि पत्नी पे तुमने अगर कविता गाई, पत्नी पे तुमने अगर कविता गाई, बन जाऊंगी सुन लो मैं काली माई। और उत्पाती दानव समझ के, उत्पाती दानव समझ के, वहीं पे आके डंडे से जोड़ दूंगी। कोई ना होगा बचवैया, तुम्हारी दोनों टांगे मैं तोड़ दूंगी। और वो ताक झांक भी अच्छी कर लेते थे, तो पत्नी को पता था। तो उसने क्या कहा कि पहले पुरानी वाली से रिश्ता तोड़ो, पहले पुरानी वाली से रिश्ता तोड़ो, और ताक झांक करना पड़ोसन की छोड़ो। और तकते पड़ोसन को पाया, गर तकते पड़ोसन को पाया, तुम्हारी आंख दोनों मैं फोड़ दूंगी। कोई न होगा बचवैया, तुम्हारी दोनों टांगे मैं तोड़ दूंगी। और फिर क्या कहा कि मंचों पे मुझ पे जो कविता करोगे, मंचों पे मुझ पे जो कविता करोगे, और फिर क्या दोबारा घर में पाँव ना धरोगे। ये मुर्गे सी गर्दन तुम्हारी, ये मुर्गे सी गर्दन तुम्हारी, पकड़ जब चाहे मरोड़ दूंगी। कोई ना होगा बचवैया, तुम्हारी दोनों टांगे मैं तोड़ दूंगी। और लास्ट में क्या कहा, क्या कहा कि अब उठ के फौरन रसोई में जाओ, अब उठ के फौरन रसोई में जाओ, और चाय और पकौड़े बना करके लाओ। वरना पकड़ कर मैं तुमको, वरना पकड़ कर मैं तुमको के नींबू जैसा ही निचोड़ दूंगी। कोई न होगा बचवैया, तुम्हारी दोनों टांगे मैं तोड़ दूंगी। इस बंद को फिर एक बार। हाँ, नहीं, शुक्ला जी की टांग वैसे हिल रही है। नहीं, मैंने पहले ही बता दिया दादा, मैं पीड़ित हूँ, तब तो लिखता हूँ। दादा कविता जो है, कविता सिर्फ उसी पर निकलती है जिससे आदमी या तो बहुत प्रसन्न हो या सबसे ज्यादा त्रस्त हो। अब हमारी चेचिस देख के खुद अंदाजा लगा लीजिए हम प्रसन्न है कि त्रस्त है। क्या कि अब उठ के फौरन रसोई में जाओ, और चाय और पकौड़े बना करके लाओ। वरना पकड़ कर मैं तुमको, वरना पकड़ कर मैं तुमको के नींबू जैसा ही निचोड़ दूंगी। कोई ना होगा बचवैया, तुम्हारी दोनों टांगे मैं तोड़ दूंगी। क्या बात है? बात करते हैं राजनीति की। राजनीति नेताओं का आप जानते हैं अपने बाप से भी सच नहीं बोलते हैं, तो हमसे आपसे क्या सच बोलेंगे। और आज मैंने भी टोपी पहन रखी है दादा। नेता का काम सबसे पहले टोपी पहनना होता है, और जैसे ही इलेक्शन जीता फिर वो पूरी जनता को टोपी पहना देता है। क्या बात है? तो एक बार एक जनसभा हो रही थी बिल्कुल जंगल के किनारे। नेता को झूठ बोलने की आदत होती है, तो नेताजी बड़ा दहाड़ के कह रहे थे, बोले मैं विपक्ष में बैठा हूं इसका मतलब मैं कमजोर हूं, या ऐसा मत समझ लेना। बोले मेरे पीछे ईडी लगी है, मेरे पीछे सीबीआई लगी है, मेरे पीछे लोकल इंटेलिजेंस लगा है, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैं शेर का बेटा हूं। क्या बात है? क्या नेताजी तो कह करके भाई साहब मंच से उतर के चले गए। बेचारा शेर 3 दिन तक अपनी पत्नी को समझाता रहा कि देखो वो नेता है, झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। तो इतना झूठ बोलते हैं नेता। लेकिन नेताओं का सिस्टम क्या होता है दादा, मैं एक व्यंग्य की कविता रखता हूं आपके सामने, थोड़ा उत्साहवर्धन करिएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कि हमारी आंखों के सामने ही
हमारी आंखों के सामने ही वो अजीब घटना घट गई। यकीन नहीं हो रहा था, हैरत से आंखें फट गईं। हमारी आंखों के सामने ही वो अजीब घटना घट गई और यकीन नहीं हो रहा था, हैरत से आंखें फट गई। एक कोबरा नाग रेंगता हुआ आया। एक कोबरा नाग रेंगता हुआ आया और हमारे पड़ोसी नेताजी के पास आकर गिड़गिड़ाया। बोला, नेताजी 28 लोगों को डस चुका हूं, 28 लोगों को डस चुका हूं, ये शरीर बेदम हो गया है, मेहरबानी करके रिचार्ज कर दो, मेरा जहर का पैक खत्म हो गया है। क्या बात करते, वाह 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 वाह। चला वाला। सांप के इस तरह के व्यवहार ने हाँ नेताजी को थोड़ा चकित किया, लेकिन नेताजी का व्यवहार कहीं से भी बिल्कुल थकित नहीं हुआ। हाँ नेताजी बोले कि जब रिचार्ज ही करवाना है तो सुबह सुबह आया होता, अभी इस टाइम पर आकर तो मेरा दिमाग ना खाया होता। हाँ सांप बोला, प्रभु आपके दर के सिवा मैं कहाँ जाऊंगा, और अगर मेरे पास जहर ही नहीं है तो फिर काहे का सांप कहलाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। सांप के इस व्यवहार ने नेताजी का को दया और करुणा से भर दिया और नेताजी ने दया खाकर सांप के आगे अपना बायां पांव कर दिया। बोले, दाहिने तरफ का जहर तू हजम नहीं कर पाएगा, हाँ ले मेरे बाएं पांव में डस ले, तेरा जहर फिर से भर जाएगा। हाँ क्या बात है, क्या बात है। सांप ने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोला, नेताजी ये काम मैं हरगिज नहीं कर पाऊंगा, मेरे खुद के डसने में जहर की मात्रा थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गई तो मैं खुद ही मर जाऊंगा। सांप के इस व्यवहार पर नेताजी को बहुत दया आई। उन्होंने उसकी तरफ नेह भरी दृष्टि घुमाई। सांप के इस व्यवहार ने नेताजी को दया और करुणा से भर दिया और नेताजी ने 3 बार सांप के फन पर हाथ फेरा और उसका फुल रिचार्ज कर दिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, तालियां हो जाए, बहुत बढ़िया। क्या बात है। नेताजी के इस व्यवहार ने सांप को खुशियों से भर दिया, हाँ क्योंकि वो तो सिर्फ 1 महीने का पैक कराने आया था, उन्होंने तो 3 महीने का मेगा पैक कर दिया, 3 बार हाथ फिरा दिया। रिचार्ज होकर सांप खुशी खुशी चल दिया। मेरे मन में सवाल था, मैं भी उसके पीछे लग लिया। वाह। आगे जाकर हमने उसे रोका, उससे कुछ सवाल पूछने के लिए थोड़ा सा टोका। सांप पलटकर फुसकार कर गुर्राया और मुझे भाग जाने की नसीहत दी और बहुत हड़काया। हाँ मैंने कहा, हे नाग देवता, मुझ पर क्यों गुर्राते हो? आप तो जहर के भंडार हो, फिर इन नेताओं के आगे क्यों गुड़गुड़ाते हो? हाँ आप तो जहर के भंडार हो, फिर इन नेताओं के आगे क्यों गिड़गिड़ाते हो? सांप बोला, सुनो, अब वो जमाना नहीं रहा है जब सांप जहरीले हुआ करते थे। अब वो जमाना नहीं रहा है जब सांप जहरीले हुआ करते थे। अरे तब की बात और है, तब तो हमारे ही जहर के जलवे हुआ करते थे। क्या बात है, वाह वाह। आज मेरे भाई अब तो बदला हुआ पूरा सीन है। हमारे कांटे का की तो दवा भी है, मंत्र भी है और वैक्सीन है, मगर ये जिसे छू लें उसके लिए तो न दवा न जहर कुछ न वैक्सीन है। वाह। हमारा जहर तो मंत्रों दवाइयों और वैक्सीनों से उतर जाता है, मगर इनके कांटे का तो दोस्त पीढ़ियों तक असर जाता है। इनके कांटे का तो पीढ़ियों तक असर जाता है, इसलिए हम इनके आगे सादर सिर झुकाते हैं और अपना जहर का पैक हमेशा इन्हीं से रिचार्ज कराते हैं। अपना जहर का पैक हमेशा इन्हीं से रिचार्ज कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।